कुछ लोग होते हैं जो स्पोर्ट्स को, खेल को अपना करियर मानते हैं और उनका सबसे बड़ा सपना होता है ओलंपिक में मेडल जीतना, पैरालंपिक में मेडल जीतना। कुछ लोग होते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर को अपना करियर बनाते हैं और उनका सपना होता है आईएएस बनना, डीएम बनना, कलेक्टर बनना। क्या इन दोनों सपनों को एक साथ जिया जा सकता है? हकीकत में बदला जा सकता है? आप कहेंगे शायद ये नामुमकिन है, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने इस सपने को हकीकत में बदला है, इस सपने को रियलिटी में जिया है। हमारे साथ मौजूद हैं नोएडा के डीएम, पैरालंपिक में बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीतने वाले सुहास एल यथिराज। सुहास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि हमारे देश में जब भी बच्चा खेलने जाता है, बहुत ज़्यादा खेलने लग जाता है, तो माता पिता सीधे कहते हैं खेलोगे कूदोगे तो खराब हो जाओगे, पढ़ोगे लिखोगे तो नवाब हो जाओगे। आपने इस कहावत के मायने बदल दिए हैं। आप खेल के भी नवाब बने हैं, आप पढ़ाई में भी नवाब बने। ये दोनों चीज़ें आपने कैसे मैनेज की? बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज बुलाने के लिए और मुझसे वार्ता करने के लिए। जो मुहावरे आपने बताई, तो आज की तारीख में मुहावरे बदल गए। तो पहले था वो था पढ़ोगे लिखोगे होंगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होंगे खराब। तो जो अभी जो मुहावरे जो होगी, पढ़ोगे लिखोगे होंगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होंगे लाजवाब। तो ये समाज में बदलाव आएगी। और आप देखिएगा कि हम सबको एक ही ज़िंदगी है। तो आपने कहा कि सपना गवर्नमेंट सेक्टर में आने का भी था, स्पोर्ट्स का भी था, और भी कुछ सपने होते हैं। हर इंसान के अंदर सपने होते हैं, ख्वाहिश होती है ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए। तो एक ही ज़िंदगी है, उसमें जो हम सपना देखते हैं उसको पूरा करने का प्रयास तो करनी चाहिए। बाकी वो सपना, हर सपना पूरा होगा ये कोई ज़रूरी तो है नहीं, परंतु ये रिग्रेट नहीं होनी चाहिए कि काश मैं अगर वो कर लेता तो अच्छा होता। बहुत सारे लोग वो सोचते हैं कि यार मैं अपने 20s में, 30s में, 40s में जब मैं वो कर पाता उसको कर लेना चाहिए था। तो ये इट इज़ ओके टू ट्राई एंड फेल, मतलब हम कोशिश करके हम उसमें सफल ना हो, ये ठीक है। और न ये ठीक नहीं है कि हम इस डर के मारे कि कोशिश ही ना करें। क्योंकि आप एक डीएम भी हैं, आपकी अपनी जिम्मेदारी हैं, पूरे ज़िलों को संभालना है, हर दिन अलग अलग मीटिंग्स हैं, दूसरी तरफ आपको पैरालंपिक की तैयारी भी करनी है। ये दोनों चीज़ें कैसे मैनेज करते थे आप? आप अगर किसी चीज़ को प्यार करते हैं ना, तो आप उसके लिए टाइम तो निकाल ही देते हैं। आप किसी इंसान से प्यार करते हो या किसी चीज़ से प्यार करते हो तो आपको उसके साथ समय बिताने के लिए आप निकाल ही लेंगे। जो मेरा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राथमिक जिम्मेदारी है, वो मेरी प्रशासनिक जिम्मेदारी है। मैं सुबह से जब तक काम ख़त्म नहीं होता है मैं उसको निभाता हूँ। वो रात में 8 बजे हो, 9 बजे हो, 10 बजे हो, 11 बजे हो। और उसके बाद जब मुझे समय मिलता है तो मैं उसके बाद घर आके सोता नहीं हूँ, मैं परिवार के पास भी नहीं जाता हूँ, मैं जाता हूँ सीधा बैडमिंटन कोर्ट। और वहाँ मुझे जो भी 1 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे जो मुझे बिताना है वो मैं बिताता हूँ। और ये जब आपको जुनून रहता है किसी चीज़ को करने के लिए या पाने के लिए, जैसे ओलंपिक पैरालंपिक मेडल मुझे एक सपना था, एक जुनून थी, किसी तरह हमें कोशिश करना है। जैसे दूसरे खिलाड़ी होते हैं, नॉर्मल खिलाड़ी होते हैं, जब भी हम उनसे पूछते हैं कि आप क्या तैयारी करते हैं, तो मेन उनका खेल पे फोकस होता है, फिटनेस पे फोकस होता है। लेकिन जब एक दिव्यांग खिलाड़ी मैदान पे उतरता है इतने बड़े टूर्नामेंट में जहाँ दुनिया के तमाम खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, ऐसे क्या चैलेंजेस हैं जो दूसरे खिलाड़ियों के पास नहीं होती है? ऐसे कौन से आपको मुश्किलें आती हैं जो आप बताएं दर्शकों को, क्या ऐसे चैलेंजेस रहे? इनफैक्ट मैं तो आपको कहूँगा कि बहुत सारे एबल बॉडी के लोगों को लेके आइएगा, 100 में से 99 खिलाड़ी को हम वैसे ही हरा देंगे। तो ये मैं कोई घमंड के साथ नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत ह्यूमिलिटी के साथ कह रहा हूँ। ये गलत फहमी है कि किसी भी दिव्यांग खिलाड़ी को एबल बॉडी के खिलाड़ी के साथ खेलना ज़्यादा मुश्किल है, ये गलत फहमी है। तो काफ़ी ज़्यादातर लोगों को हरा ही देंगे, कुछ लोगों को छोड़ के 100 में से तो मैं कहूँगा कि 95 तो मिनिमम हरा देंगे। जिसमें अलग चुनौतियाँ होती है कि क्योंकि जब आप आर्टिफिशियल लिम्स लगा के कुछ लोग खेलते हैं, कुछ लोग जब व्हील चेयर को यूज़ करते हुए जब खेलते हैं, उससे बहुत सारे ऐसे चुनौतियाँ होती है जो नॉर्मल जो खिलाड़ी खेलते हैं तो वो हो नहीं पाता है। क्यों? आपकी बॉडी पार्ट उसके सापेक्ष घिसती है, या आपको पर्टिकुलर मसल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करना होता है क्योंकि दूसरे मसल्स आपके बॉडी में नहीं रहती है। आपने बिल्कुल सही कहा
ये अलग चुनौतियाँ होती है। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा चुनौती तो वो है कि जब वो आपके साथ कोई घटना, किसी ने कुछ कहा हो, आपके दिल पे लगी हो? बहुत बार लगती है। शायद ही कोई होंगे कि जिनको समाज में कम लोग सामने बोलते हैं, क्योंकि ये समाज का प्रकृति का नियम है कि सामने हम दूसरों की बुराई या दूसरों की नेगेटिव चीज़, नकारात्मक चीज़ नहीं बोलते। बट हमें कई बार आप सुन लेते हैं या पता रहता है कि ये समाज है, समाज तो हर इंसान की कमी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली महसूस कराती है। तो ख़ास तौर पे दिव्यांगों को ये रहता, समस्या क्या होती है कि कोई कुछ कह भी दे, आप जवाब क्या देंगे, क्योंकि आपके पास कुछ करने के लिए, कर दिखाने के लिए या कुछ जवाब देने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि दूसरा जो बोल रहा है वो एक हायर प्लेन पे बोल रहा है, प्रकृति उसको ज़्यादा मेहरबान रही है, और दूसरे को जो बोल रहा है वो सच्चाई बोल रहा है, बट वो कड़वी सच्चाई बोल रहा है। बट जब ज़िंदगी में जब वो करके कुछ दिखाएगा तब दूसरा आदमी खुद ही नहीं बोलेगा। बैडमिंटन पहली बार कब थामा और कब आपने ये तय किया कि मैं अब इसे करियर बनाऊंगा, देश के लिए मेडल जीतूंगा? इनफैक्ट हम तो कभी सोचते भी नहीं थे कि ज़िंदगी में आईएएस बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, या आप जैसे महान शख्सियत से जो इंटरव्यू देंगे। तो ये तो एक ज़िंदगी इस मुकाम पर ले आई है कि हम उस जगह पर ज़िंदगी ने पहुंचाया है कि हम इंटरव्यू भी देने लायक हुए हैं। तो ये सारे डेस्टिनी एक के बाद एक देती गई। और बैडमिंटन की जहाँ तक बात है कि मुझे याद है कि बचपन से हम प्रतिदिन लगभग 1 से 2 घंटा, हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके अब तक 1 से 2 घंटा स्पोर्ट्स जो है ज़िंदगी का हिस्सा है। उससे आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस और मेंटल फिटनेस जनरली रहती है। और कॉलेज में मुझे बैडमिंटन के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार हुआ। जब आईएएस एकेडमी में जब मैं ज्वाइन किया, वहाँ पे मुझे याद है कि मुझे लगता था कि मैं थोड़ा ठीक खेलता हूँ। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोच थे पांडे जी, अभी मेरठ में रहते हैं, वो रिटायर अभी हुए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम सोचते हो कि तुम बहुत अच्छा खेलते हो, आओ मैं खिलाता हूँ। तो उन्होंने मुझे 10 मिनट खिलाया कि पूरा कोर्ट मुझे दौड़ाया। उन्होंने कहा देखो अभी तुम्हारी शुरुआत है, तो तुम देखते हैं कि तुम आगे कितने जाओगे। तो अभी पांडे जी का फ़ोन आया है कि मैंने उस दिन कहा था कि अभी जब मेरा मेडल मिला कि मैंने तुम्हें कहा था कि आगे कितने जाओगे। तुम तो मतलब अच्छा लगा कि जब गुरु कोई शिष्य के लिए कहता है कि तुम कहीं ना कहीं पहुँचे हो। और ऐसा कभी हुआ है, क्योंकि आप जैसे हम कह रहे हैं कि आप दोहरी जिम्मेदारी है, टीम की जिम्मेदारी भी है और एक आप भारत को रिप्रेजेंट भी करते हैं बैडमिंटन में, तो कभी मैच खेल रहे हैं और किसी बड़े अधिकारी का, मंत्री जी का फ़ोन आ गया हो, वो भी हैंडल करना और वहाँ मैच भी कर रहा हो, इस तरह का कोई घटना कभी? बहुत कम होता है, क्योंकि जब मैं इतनी देर रात को खेलता हूँ, रात में 11 बजे, 11:30 बजे शायद ही कोई फ़ोन वोन आता है। अगर मुझे ये आदत है, अगर मैच के बीच में भी, ये भी गलतफहमी है लोगों को कि अगर खेल रहा हूँ तो मुझे फ़ोन आ जाएगा तो दिक्कत होगी। मुझे इस बात के लिए मैं कम्प्लीटली ओपन रहता हूँ कि अगर मैं रात में 11:30 बजे भी अगर मैं खेल रहा हूँ, अगर मुझे फ़ोन आती है, मैं दूसरे रिंग पे फ़ोन उठाता हूँ, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि मेरी प्राइमरी जिम्मेदारी मेरी प्रशासनिक जिम्मेदारी है। साथ में आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि कहा जाता है किसी भी कामयाब पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ होता है, क्योंकि आपकी जो धर्मपत्नी है वो खुद एडीएम है और वो भी खुद फैशन में, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेती हैं। एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते हैं और किस तरह का रोल रहता है आपकी कामयाबी के पीछे? देखिए, मेरे कामयाबी के पीछे तो उनका रोल ज़रूर रहता है, बट उनकी कामयाबी के पीछे मेरा कोई रोल नहीं है। मैं तो सिर्फ उनको स्पेस देता हूँ और हम एक दूसरे को दोनों स्पेस देते हैं और फैमिली वो संभालती है। तो मुझे, क्योंकि मैं जब खेलता हूँ और प्रशासनिक जिम्मेदारी रहती है कि फ़ैमिली के लिए बिल्कुल समय नहीं दे पाता हूँ, तो इसलिए कि जो फैमिली है, मेरी वाइफ है या मेरी मदर है और बाकी जो मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं। पहली मुलाकात, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। पहली मुलाकात मेरी, हाँ आप कह सकते हैं कि लव, देखिए हर मैरिज तो लव के बाद ही होता है, तो इवन अरेंज है तो आपको कुछ ना कुछ लव होगा तभी आप अरेंज कराएंगे। तो मेरा भी आप लव कम अरेंज्ड बोल सकते हैं। जब नवंबर 5, 2008 को मैं कलेक्टर साहब की मीटिंग में बैठा था, तो वो सामने मीटिंग में कई लोग थे, तो मेरा भी आगरा में पहली पोस्टिंग थी और उनकी भी फर्स्ट एसडीएमशिप थी या दूसरी थी। तो जब सामने वो लड़की आके बैठती है एक, तो मैं, जैसे कहते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट, मैंने सोचा कि अगर इस लड़की की शादी नहीं हुई तो मैं शादी इससे कर लूँगा। तो
उसके बाद जब मीटिंग के बाद बाहर आए तो मैंने पूछा कि जनरली फर्स्ट मीटिंग में आप ये पूछते हैं कि आपका नाम क्या है और कहाँ रहते हैं, ये वो इतना पूछ लेते हैं और ज़्यादा नहीं पूछते। मैंने फर्स्ट मीटिंग में ही पूछ लिया था कि आपकी शादी हुई है कि नहीं। तो आज तक वो पूछती है कि आपने फर्स्ट मीटिंग में प्रश्न पूछ कैसे लिया। तो मुझे लगता है कि जैसे डेस्टिनी चीज़ों को देती है वैसे ही डेस्टिनी लोगों को भी मिलवाती है। कब ज़्यादा खुशी मिली थी, जब आप आईएएस बने थे, अभी पैरालंपिक में आपने सिल्वर मेडल, कोई एक चुनना हो आप तो? देखिए, कहना बहुत कठिन है क्योंकि दोनों सपना था। आईएएस बनना भी बहुत एक सपना था और जब आप पैरालंपिक मेडल मिलता है, जब आप पोडियम में खड़े होते हैं तो वो जब तिरंगा बगल में ऊपर जब जाती रहती है तो रोम खड़ा हो जाता है और आंखों में आंसू आते हैं। इतनी ज़्यादा इमोशंस होता है। मतलब दोनों मेरे लिए दोनों आँख की तरह है, एक मेरी प्रशासनिक जिम्मेदारी और एक मेरी स्पोर्टिंग पैशन है। तो कहना बहुत कठिन है, बट इमोशंस बहुत ज़्यादा पैरालंपिक मेडल में होता है क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ होती है कि आप उसके लिए इमीडिएटली बहुत सारे, जैसे किसी योद्धा युद्ध के बाद जो मिलता है, तो ये वाला युद्ध जो है थोड़ा लंबा होता है कि आप प्रीलिम्स लिखते हैं, मेंस लिखते हैं, काफ़ी लंबी चलती है। ये वाला युद्ध जो है मैच में आप यस और नो, मेडल यस और नो, वो हार्डली आधे एक घंटे में पूरा युद्ध खत्म हो जाता है। तो इमोशन ज़्यादा रहता है। हमने हमेशा देखा है, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि खिलाड़ियों की अचीवमेंट हमेशा सुर्खियों में आ जाती है, कलाकारों की अचीवमेंट सब, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी समाज के लिए करते हैं, समाज में कानून व्यवस्था को कायम करते हैं, विकास की योजनाओं को लागू करते हैं। ऐसी कोई आपकी उपलब्धि जिसे आप याद रखना चाहें, जिस पे आप गर्व महसूस करें? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि प्रशासनिक अधिकारी होकर हम जो कुछ भी करते हैं वो टीम वर्क होता है। और जैसे कहते हैं कि एनी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और एनी टीम लीडर, कोई भी टीम वर्क हो, कोई भी टीम हो, आप फुटबॉल की टीम लीजिए, हॉकी की टीम लीजिए, क्रिकेट की टीम लीजिए, टीम लीडर या टीम कैप्टन इज़ ओनली एज गुड एज हिज टीम। सो इसलिए मैं तो श्रेय, कोई भी टीम इवेंट हो स्पोर्टिंग की या कोई भी हम एडमिनिस्ट्रेशन में जो कुछ भी करते हैं तो मैं टीम को ही देता हूं। और टीम के मुखिया अगर हम कभी कभी है तो वो श्रेय हमें भी कुछ उसकी हिस्सा मिल जाती है। जो मेरे लिए जो सेटिस्फाइंग जो एक्सपीरियंस रही है वो, एक तो जो कुंभ मेले में टीम का मैं हिस्सा बना था, डीएम प्रयागराज होके मुझे जो जिम्मेदारी निभाने के लिए मिली थी, तो वो मुझे बहुत सेटिस्फाइंग रही है। बहुत सारे करोड़ों लोग वहाँ आए संगम में और बहुत ही फ्लॉलेसली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर वो हुआ था। और उसके बाद जौनपुर आजमगढ़ में सुंदरीकरण का कार्य जो किया वो भी उसके लिए भी बहुत सेटिस्फाइंग है कि उसमें कुछ डिलीवर जो पब्लिकली विजिबल है वो हम कुछ कर पाए। और नोएडा में कोविड मैनेजमेंट बहुत बड़ी जिम्मेदारी रही है, बहुत ही संवेदनशील समय रहा कोविड के वेव, प्रथम सेकेंड वेव में। मुझे लगता है ये सारे जिम्मेदारी कहीं ना कहीं खुद को सेटिस्फैक्शन देती है। बट जैसे मैंने कहा कि लीडर, नेतृत्व करने वाला उतना ही सफल है जितना उसकी टीम है। क्योंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, खेल की योजनाएं भी आप लागू करते होंगे, साथ में आप एक खिलाड़ी भी हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसी कौन सी पॉलिसीज होनी चाहिए जिससे देश में खेलों को बढ़ावा मिले, ओलंपिक में और बेहतर प्रदर्शन हम कर पाएं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। तो जैसे आपको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, ये तो राष्ट्रीय स्तर पे है। मुख्यतः ये चाहिए होगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल में विभिन्न खेलों की अपनी अपनी एसोसिएशंस है। उदाहरण के लिए वॉलीबॉल आप लेंगे, डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल एसोसिएशन, स्टेट वॉलीबॉल एसोसिएशन, इनके पास संसाधन की आवश्यकता होगी। हॉकी के लिए लीजिए, आप जो भी खेल लीजिए, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल एसोसिएशंस को संसाधन जोड़नी होगी। एक आसान तरीका है कि ऐसे एसोसिएशंस में जो सीएसआर के बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, जो अगर ये कॉन्फिडेंस दे उनको कि धनराशि ठीक से खर्च होगी, एक प्रोफेशनल तरीके से खिलाड़ियों के ऊपर खर्च होगी। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है या कंपनीज है जो उनकी सीएसआर में मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुहास जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, क्योंकि सुहास जी तमाम देश के उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो छोटी छोटी मुश्किलों से हार जाते हैं। किसी भी तरह की मुश्किल आई है, सुहास से यही सीखा जा सकता है कि हमें डरना नहीं है, लड़ना है और जीतना है। शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 20। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।